ओके। एक 2 मिनट रुकते हैं, नहीं तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। मुझे न्यू टॉपिक स्टार्ट करना था एक्चुअली। चलो, बाकी सब जॉइन कर रहे हैं, तब तक हम एक और टॉपिक देखते हैं, मतलब इफ एल्स के अलावा प्रिंटफ के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, ठीक है? अगर किसी का माइक ऑन है तो वो देखो और ऑफ कर दो, हाँ? ओके, अब सबको सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पता है, राइट? यस एवरीवन? हाँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये पता है ना? टू प्रिंट वैल्यूज यूजिंग प्रिंटर ऑफ वेरिएबल यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ओके, तो मेरे पास एक कैरेक्टर वैल्यू है, char ch इज इक्वल्स टू, एंड यूजिंग ch वेरिएबल मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की है कैपिटल F। अब ch वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करनी है, तो मुझे क्या यूज करना होगा? करेक्ट। सो यूजिंग, सबसे पहले तो हमें printf लिखना होगा। printf इज नथिंग बट फंक्शन, और हमें अगर ch वेरिएबल से वैल्यू रीड करनी है तो हमें चेक करना होगा ch वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, कैर। और कैरेक्टर वैल्यू अगर आपको रीड करनी है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करते हैं? %c। सो %c की हेल्प से ch वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो हम रीड करेंगे। अब ये वैल्यू रीड करेंगे वो ठीक है, लेकिन मेमोरी में आपका f वेरिएबल या f ये कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है ये पता है? व्हाट आई मीन, यहाँ पे ch वेरिएबल को, ओके, मेमोरी कितनी एलोकेट होगी? 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट? परफेक्ट। कितनी मेमोरी एलोकेट होने वाली है? 1 बाइट। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप। अब यूजिंग 1 बाइट हम एज इट इज f कभी भी स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है? तो फिर f, ये जो कैरेक्टर है ये कैसे स्टोर होता है, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले अपना कंपाइलर चेक करता है कि हम कौन सा कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, f। परफेक्ट। तो वो अपने कैरेक्टर को कन्वर्ट्स करता है, कन्वर्ट्स इनटू आस्की वैल्यू, ठीक है? आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, तो f इस कैरेक्टर के लिए जो आस्की वैल्यू है वो आस्की वैल्यू है 70। तो 70 के लिए जो बाइनरी कोड रहेगा वो बाइनरी कोड वहां पे स्टोर होने वाला है। तो ये जो 1 बाइट हमें असाइन किया है, 1 बाइट मतलब कितने बिट्स? 1 बाइट मीन्स कितने बिट्स? परफेक्ट, 8 बिट्स। तो अपने कैरेक्टर्स के लिए जो भी आस्की वैल्यू असाइन की है, जैसे कि एफ के लिए 70, कैपिटल ए के लिए 63, स्मॉल ए के लिए 97, तो हर एक कैरेक्टर के लिए इवन स्पेशल सिंबल्स, फिर वो चाहे स्पेस हो, आपका डबल कोट हो, आपका कॉमा हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लो, कोई भी डिजिट लो, कोई भी कैरेक्टर लो, इन सबको अगर आप एज अ कैरेक्टर स्टोर करोगे ना, तो हर एक के लिए आस्की वैल्यू मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक कोड असाइन हुआ है। और जो कोड हमें असाइन हुआ है, उन सारे कोड्स का अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करने जाएंगे, तो वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपके 8 बिट्स में फिट हो सकता है। 8 बिट से ज्यादा एक भी बिट हमें नहीं लगेगा,
to store ASCII values of character, specifically English characters. क्लियर है पॉइंट? तो CH के लिए जो 1 बाइट असाइन होगा इन मेमोरी, वहां पे क्या स्टोर होने वाला है? बाइनरी कोड ऑफ 70। क्यों? क्योंकि 70 ये आपके एफ वेरिएबल की आस्की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे गलती से लिख देती हूँ printf %d ch, तो क्या होगा? तो यस, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे एरर आएगा, लेकिन इस लाइन पे एरर नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यूजिंग दैट 1 बाइट हमने 70 ये आस्की वैल्यू स्टोर की है इन बाइनरी फॉर्मेट। तो अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर %d दे रहे हो, तो वो आपके 1 बाइट में जो भी बाइनरी कोड स्टोर है वो रीड करने का काम करेगा। रीड करके पता चलेगा दिस इज दिस 70 नंबर, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 70। अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर करेक्ट दोगे तो प्रिंट होगा आपका कैरेक्टर। क्लियर है? तो सेकेंड केस में हमें एरर नहीं आएगा, यहाँ पे आस्की नंबर प्रिंट होगा। चाहे तो पीओसी के लिए आप एक कोई भी कैरेक्टर स्टोर करके उसे यूजिंग % प्रिंट करने की कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है एवरीवन? हाँ, मैं अगर स्क्रीन शेयर करती हूँ ना तो मुझे आपके इमोजीज दिखते नहीं है, सो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता देना। हाँ हाँ। हम्म, मतलब मैं मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ आपके मैसेजेस देखने के लिए, लेकिन मैसेजेस देखते टाइम इमोजीज नहीं दिखते हैं मोबाइल में, दैट्स व्हाई। चलो, अब प्रिंटफ के टॉपिक पे है तो एक और इंटरेस्टिंग बात हम अपने प्रिंटफ के बारे में देख लेते हैं। और वो इंटरेस्टिंग बात ऐसी है, प्रिंटफ ये आपका फंक्शन है, ठीक है? और हर एक फंक्शन को ना रिटर्न वैल्यू रहती है। रिटर्न वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, ये हम थोड़े ही दिनों में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मराठी में जो कहते हैं ना, शास्त्र असतं ते, या अब हिंदी में उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान का होता है, ऐसे बोल के हर चीज माँ हमें हमें करने को बोलती है और हमें आंख बंद करके वो करनी होती है। तो अभी के लिए मुझे माँ नहीं समझना है, सिर्फ भगवान का होता है या भगवान का है, परंपरा है, शास्त्र असतं ते, ऐसा समझ के बस मान लेना है, ठीक है? सो हर एक फंक्शन को रिटर्न वैल्यू होती है, और फंक्शन को रिटर्न वैल्यू कैसे देंगे वो जल्दी ही देखेंगे हम, डोंट वरी। तो जैसे मैंने कहा प्रिंटफ इज अ फंक्शन, तो अपने फंक्शन को भी रिटर्न वैल्यू होती है, ठीक है? तो इस प्रिंटफ फंक्शन, ये प्रिंटफ फंक्शन एग्जैक्टली क्या रिटर्न करता है, ये चीज इंटरेस्टिंग है। तो प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से जो भी चीज, जो भी मैसेज, जो भी वैल्यू आप कंसोल पे प्रिंट करोगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने प्रिंट हुए हैं ये काउंट करके, काउंट ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये रिटर्न करने का काम आपके प्रिंटफ फंक्शन का होता है। व्हाट इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 123, ठीक है? देन यूजिंग प्रिंटफ मैंने यहाँ पे नंबर प्रिंट कर दिया, स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, बस डबल कोट्स में मैंने लिखा %d और नम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, इतना बता दिया। तो यूजिंग प्रिंटफ कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? यूजिंग प्रिंटफ अपने कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? 123। परफेक्ट। 123 ये नंबर प्रिंट करते टाइम यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने इन्वॉल्व है?
How many number of characters are there? 3. Perfect. तो आपका ये जो printf फंक्शन है वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? 3. चाहे तो आप एक वेरिएबल लो, वेरिएबल की हेल्प से वैल्यू स्टोर करो एंड देन अगेन यूजिंग प्रिंटफ इस वैल्यू वेरिएबल में क्या डेटा है वो प्रिंट करके देखो, आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 3. ठीक है, देन एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंटफ. अब मैंने लिखा है num इज इक्वल्स टू, अगेन मैंने स्पेस कहीं पे भी नहीं दी है, num इज इक्वल्स टू %d और मैंने यहाँ पे num लिख दिया. अब ये प्रिंटफ का जो स्टेटमेंट है, प्रिंटफ का जो फंक्शन है वो कंसोल पे क्या मैसेज प्रिंट करेगा वो बताओ. एज इट इज मैसेज चाहिए, ठीक है. मैंने अगर यहाँ पे विदाउट स्पेस दिया है तो आप भी विदाउट स्पेस ही लिखोगे. साक्षी, मैसेज एज इट इज आना चाहिए. परफेक्ट. मैसेज क्या प्रिंट होगा? num इज इक्वल्स टू 123. करेक्ट. अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करो. 1 2 3 4 इक्वल्स टू भी एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा. सो 4 5 6 7. परफेक्ट. अब अगर आप इस वैल्यू वेरिएबल में क्या वैल्यू आई है वो प्रिंट करके देखोगे तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 7. ये सारे पीओसी है तो ये आपको ट्राई करने हैं, ठीक है. देन यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंटफ नम. अब मैं स्पेस दे रही हूँ, नम के बाद स्पेस इज इक्वल्स टू, देन स्पेस देके मैंने यहाँ पे लिखा %d और नम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रही. तो जब मैसेज प्रिंट होगा तब भी इसी फॉर्मेट में होगा, नम देन स्पेस देके इक्वल्स टू अगेन स्पेस और फिर 123. जैसे मैंने कहा स्पेस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर और इसीलिए आपके स्पेस के लिए भी एक आस्की वैल्यू है, ठीक है. तो स्पेस को भी हम एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट करते हैं. अब आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का काउंट क्या है? परफेक्ट. दोनों जगह पे स्पेस ऐड हो गए ना दोनों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स क्या आएगा? 9. परफेक्ट. क्लियर है. देन अपने प्रिंटफ में कुछ कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं जैसे कि /n /t /0. /n स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन. अगर आपको /n, ओके साक्षी जस्ट अ मिनट. /n रिप्रेजेंट्स न्यू लाइन. जब भी हम सिर्फ प्रिंटफ लिखते हैं तो एक ही लाइन पे सारा मैसेज आ जाता है. अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट न्यू लाइन पे चाहिए सो यू हैव टू पुट /n, तो हम न्यू लाइन पे चले जाएंगे. देन /t स्टैंड्स फॉर टैब. जनरली हम जब भी टाइपिंग करते हैं, नॉट नेसेसरी 8 कैरेक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम. कभी कभी 2 स्पेसेस का एक टैब रहता है, कभी 4 स्पेसेस का एक टैब रहता है, तो इट डिपेंड्स. तो ये /t रिप्रेजेंट्स टैब की जो आपके कीबोर्ड पर रहती है. देन ये जो /0 है इसे कहा जाता है नल कैरेक्टर. नल कैरेक्टर क्या कंसेप्ट है ये हम स्ट्रिंग के टाइम पे देखेंगे और आपको उसी टाइम पे वो क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखो, /0 का मीनिंग होता है नल कैरेक्टर, ठीक है. आपको क्या चेक करना है कि ये /n /t /0 इसे अपना कंपाइलर
एज अ सिंगल कैरेक्टर ट्रीट करता है या डबल कैरेक्टर? क्योंकि आपको लगेगा ना कि स्लैश भी है, एन भी है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स है। लेकिन अपना कंपाइलर इसे सिंगल कैरेक्टर ट्रीट करता है। स्लैश एन इज अ 1 कैरेक्टर, स्लैश टी इज अगेन 1 कैरेक्टर। कैसे पता चलेगा? अपने पास पीओसी है, प्रिंटफ लिखो, उसमें स्लैश एन दो, वैल्यू स्टोर करो। वैल्यू कैसे स्टोर करनी है ये क्लियर है। ये वैल्यू स्टोर करो और वैल्यू वेरिएबल में क्या वैल्यू है प्रिंट करके देखो, तो हमें पीओसी मिल जाएगा। ये ट्राई करोगे? यस एवरीवन? ऑप्शन नहीं है, करना ही होगा। हाँ, सो ट्राई करो और मुझे कल के लेक्चर में बता कितना काउंट आता है। ठीक है? तो अब आई थिंक जब मैं ये कोड लिख रही थी सबने ये सारे स्निपेट्स लिखे हैं। यस, नो? थैंक यू। अब आपका ये जो printf फंक्शन है, ये आपको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का काउंट रिटर्न कर रहा है। तो ये जो काउंट हमें मिल रहा है वो कौन से टाइप की वैल्यू है? इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर? क्या लगता है आपको? इंटीजर टाइप की वैल्यू है। कभी ऐसा हो सकता है क्या, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट किए? 9.5। ऐसा आंसर आ सकता है क्या कि प्रिंटफ के स्टेटमेंट की हेल्प से हमने 9.5 कैरेक्टर्स प्रिंट किए? नो। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो कंप्लीट नंबर रहेगी, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू रहेगी। सो स्टार मार्क करके हमें लिखना है printf रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। ओके? यहाँ तक सब क्लियर है? मुझे बस थम्स अप दो एवरीवन। यहाँ तक सब ठीक है? यस। चलो, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज if else। अब if else की जरूरत क्या है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अम, अपने कोडिंग में स्पेसिफिक सिचुएशन के बेसिस पे स्पेसिफिक टास्क एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है या रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेसिफिक सिचुएशन वो क्या रहेगी, फिर वो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसके बेसिस पे हमें आगे का जो डिसीजन है वो लेना है। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है हमारा if else। एंड इसी वजह से अपने if else को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके? अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्यों कहते हैं वो तो देख लिया, लेकिन ये if else का यूज हम करते किस लिए है? तो कंडीशंस चेक करने के लिए। और इसी वजह से अपने if else को कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ओके? इज ऑल्सो नोन एज कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट। क्लियर है एवरीवन? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट।
क्यों कहा जाता है? यस। सो अब इफ एल्स क्या है ये तो हमें पता चल गया। इफ एल्स इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स इज अ कंडीशनल चेकिंग स्टेटमेंट। सो हमें व्हाट का आंसर मिल गया। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए? व्हाट। सो व्हाट इज इफ एल्स। देन अपना सेकेंड क्वेश्चन होता है व्हाई। सो हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम रियली सॉरी। यस, आई एम रियली सॉरी। सो हमें व्हाट क्या है वो तो पता चल गया, व्हाट इज इफ एल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना व्हाई इफ एल्स। क्या जरूरत है इफ एल्स की? जैसे मैंने कहा कि एक सिचुएशन के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है नेक्स्ट टास्क कौन सा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिसीजन बेस्ड अपने इम्प्लीमेंटेशन से, इसलिए हमें इफ एल्स लगता है। सो व्हाई इफ एल्स? टू एग्जीक्यूट डिसीजन और सिचुएशन बेस्ड टास्क। ओके, why if else? To execute decision और situation based task। देन हर एक कंसेप्ट में ये पैटर्न फॉलो हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट, सेकेंड क्वेश्चन विल बी व्हाई एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी हाउ। अब ये हाउ में क्या आता है? तो हाउ में आता है अपना इंप्लीमेंट, दैट इज सिंटैक्स। इफ एल्स क्या है, इफ एल्स क्यों चाहिए, ये क्लियर होने के बाद हम देखेंगे कि ये इफ एल्स हम यूज कैसे करेंगे। So let us see how to use if else। तो if else का सिंटैक्स है सिंपल। यहाँ पे आएगा if कंडीशन, देन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में हम बताएंगे डू दिस, जो भी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है वो। देन यहाँ पे आएगा आपका else एंड देन डू दिस। अब एग्जैक्टली exactly कब अपना if का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कब अपना else का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, लेट अस सी। अगर आपकी if की कंडीशन होती है ट्रू, मतलब if में आपने जो भी कंडीशन लिखी है वो अगर ट्रू है। ओके, मुझे बताओ सी प्रोग्रामिंग में वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ये कैसे पता चलता है? ट्रू मतलब क्या रहेगा? ओके, तो सिर्फ वन का मीनिंग ट्रू रहता है? मतलब अगर वन के अलावा कोई भी नंबर रहेगा तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे -5 कंसिडर किया, तो -5 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। परफेक्ट। तो वैल्यू ट्रू है या नहीं, ये कैसे बेसिस पे डिसाइड करोगे आप? कौन से बेसिस पे? एनी नॉन जीरो वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू एंड एनी जीरो वैल्यू, अब एनी जीरो वैल्यू ये सेंटेंस ही गलत है, जीरो का सिर्फ मीनिंग रहेगा फॉल्स। अदर देन दैट एनीथिंग विल बी ट्रू। क्लियर है? सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इफ कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट होने वाला है आपका if ब्लॉक। if condition is true then our compiler will execute if block। लेकिन अगर आप में आपके if में जो कंडीशन है वो अगर false आती है, if condition is false means zero, then our compiler will execute else block। कंडीशन ट्रू है
तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है एवरीवन? यस। जब हम कहते हैं कि इफ में हमें कंडीशन लिखनी, ओके, इफ में हमें कंडीशन लिखनी, ऐसा जब हम कहते हैं तो कंडीशन चेक करने के लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज करोगे। ग्रेटर देन है क्या, लेस देन है क्या, एग्जैक्टली इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है क्या, राइट? या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड यूज किया और यूज किया, क्योंकि इनके बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं। करेक्ट? तो मुझे बताओ, आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करते हैं? एज वी नो एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। तो रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं? विच टाइप ऑफ वैल्यू इट इज? इंटीजर। So relational and logical operator returns integer value। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? if में हमें कंडीशन देनी होती है, लेकिन if में हमें कंडीशन एक्सपेक्टेड है क्या? नहीं, क्योंकि कंडीशन के लिए आप जो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हो, ये ऑपरेटर्स एट द एंड क्या रिटर्न करते हैं? इंटीजर वैल्यू। सो बेसिकली आपके if को क्या एक्सपेक्टेड होता है? if को एक्सपेक्टेड होता है इंटीजर वैल्यू। ये पॉइंट क्लियर है? सो इफ में हमें कंपल्सरी कंडीशन देनी है ऐसा नहीं है, इफ में हम इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं, रादर वही एक्सपेक्टेड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इफ 25, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट है हेलो, एंड देन एल्स ब्लॉक में मैंने लिखा प्रिंट है बाय। तो आउटपुट क्या आएगा? बाय। ओके। ओके। हाँ प्राजक्ता, आपको जो लगता है वो बताओ, अगर कंडीशन चाहिए तो आप एरर भी बता सकते हो। प्राजक्ता ने पक्का डे 1 का सेशन अटेंड नहीं किया है, मार्गदर्शन सेशन, है ना प्राजक्ता? हाँ। यस, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आंसर दो जल्दी जल्दी। ओके जया। नवनाथ, 25 कहाँ से प्रिंट होगा? प्रिंट एफ में जो लिखूंगी वही प्रिंट होता है सिर्फ।
चलो, मैंने लिखा इफ 25। सबसे पहले हम प्राजक्ता का डाउट क्लियर कर लेते हैं। सो प्राजक्ता, अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, व्हेन वी राइट इफ इन ब्रैकेट कंडीशन, तो जो कंडीशन हम देते हैं वो कंडीशन या तो रिलेशनल ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं दे सकते, लेकिन जनरली रिलेशनल लॉजिकल ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया। सो रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये दोनों भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं। बोथ रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। तो आपके इफ को कंडीशन एक्सपेक्टेड नहीं होती है, इट एक्सपेक्ट्स इंटीजर वैल्यू फ्रॉम यू, और इंटीजर वैल्यू के बेसिस पे ही डिसीजन होता है। कंडीशन बेसिकली इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक, ट्रू या फॉल्स। ये जो डिसीजन है, ये कंप्लीट डिसीजन अपनी सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर वैल्यू पे होता है। सो यहाँ पे मैंने लिखा इफ इन ब्रैकेट 25, तो ये इंटीजर वैल्यू है। तो इफ को कंडीशन एक्सपेक्टेड नहीं होती है, इफ एक्सपेक्ट्स इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिल गई 25। सो 25 इज अ नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू का मीनिंग होता है ट्रू। दैट मीन्स यहाँ पे आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज whenever the answer is true, whenever the condition is true, then we will execute if block। और यहाँ पे आपको आंसर दिखेगा हेलो। इफ और एल्स दोनों एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इफ एल्स के बारे में जो ध्यान में रखनी है वो है इफ एल्स not a loop, so it is not a loop। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इफ एल्स ये कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट है जो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ये इफ की कंडीशन मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। ठीक है। इसका काम है कंडीशन चेक करना, देन कंडीशन चेक करके उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी टास्क है, वो एग्जीक्यूट करना। दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। एक बार उसने अगर इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया, उसका काम हो गया, फिर से वो कंडीशन चेक करने नहीं जाए। दैट्स व्हाई इफ एल्स इज नॉट अ लूप। आप साइड में फिर से इफ का एक सिंटैक्स लिख के ले सकते हो, जैसे मैंने अभी लिखा था इफ, और यहाँ पे कंडीशन लिखा था, तो आप यहाँ पे लिख लो इफ इट इज अ इंटीजर, मतलब इफ को इंटीजर एक्सपेक्टेड है, डू दिस, डू दैट, then closing curly bracket, and then else, and again do this, do that। क्लियर है? Is it clear everyone? Yes। ट्रू और फॉल्स का डिसीजन कैसे लेना है ये भी सबको अब क्लियर है। तो वन मतलब ट्रू, ऐसा आंसर कभी भी नहीं आना चाहिए। अब नॉन जीरो मीन्स ट्रू, जीरो मीन्स फॉल्स। ठीक है। तो ये है अपना इफ एल्स। अब इफ एल्स के बारे में एक चीज ध्यान में रखनी है, हम सिर्फ इफ के स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एल्स के स्टेटमेंट कभी नहीं लिख सकते। मैंने सिर्फ एल्स ब्लॉक लिख दिया, नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू राइट एल्स ब्लॉक, यू हैव टू राइट इफ ब्लॉक। ठीक है। मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह सकती, काइंड ऑफ सिचुएशन है। एल्स कहता है इफ को, मैं तुम्हारे सिवा रह नहीं सकती। वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह सकती। ठीक है। तो ये रिलेशन ऐसा है। तो इफ है तो ही एल्स रहेगा, इफ नहीं है तो एल्स भी नहीं रहेगा। लेकिन इफ क्या कहता है, एल्स नहीं है तो भी चलेगा, मैं अकेला रह सकता। दैट मीन्स सिर्फ इफ ब्लॉक एग्जिस्ट कर सकता है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है।
ठीक है। देन ये जो एल्स है ना, ये थोड़ा पजेसिव है। तो रिलेशनशिप में जो भी लोग पजेसिव रहते हैं, उन्हें थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट अच्छी नहीं लगती है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो एल्स का भी है। तो एल्स को क्या लगता है, मतलब एल्स का कहना है कि इफ के इमीडिएटली बाद मैं होना चाहिए, मतलब मैं खुद रहूंगी, मैं खुद रहूंगा। इफ के तुरंत बाद सिर्फ और सिर्फ एल्स ही रहेगा, अगर एल्स ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो। लेकिन अगर आपने इफ और एल्स के बीच में किसी दूसरे को रख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है इफ 25, यहाँ पे कुछ तो एग्जीक्यूशन लिख दिया। इफ कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया प्रिंटफ हेलो, और फिर इस प्रिंटफ लाइन के बाद मैंने लिखा एल्स, और यहाँ पे कुछ तो टास्क बता दिया। यहाँ पे बता दिया डू दैट, यहाँ पे बता दिया डू दिस। तो अब एल्स को क्या लगता है, उसके बीच में, उसके और इफ के बीच में ये थर्ड पर्सन आ गया है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ थर्ड पर्सन। जैसे अभी मैंने कहा, एल्स को ये मंजूर है क्या, एल्स को ये मंजूर नहीं है। एल्स को क्या लगता है, थर्ड पर्सन बीच में आ गया, उसे लगता है अब ये इफ मेरा रहा ही नहीं, अब ये इफ मेरा है ही नहीं। एंड अपना रूल क्या कहता है, एल्स विदाउट इफ रह नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इस एल्स को लगता है ये इफ मेरा नहीं है, दैट मीन्स इस एल्स के पास इफ ही नहीं है। और इस सिचुएशन में आपको आएगा कंपाइलेशन एरर, दैट मीन्स आपका कोड रन ही नहीं होगा, आपके कोड की बाइनरी फाइल ही क्रिएट नहीं होगी। जब भी आपके फाइल में कंपाइलेशन एरर आता है, इसका मीनिंग क्या होता है, जो सोर्स कोड आपने लिखा है उस सोर्स कोड की बाइनरी फाइल क्रिएट ही नहीं हुई। ओके, अब ये प्रॉब्लम क्यों आया, क्योंकि सिंटैक्स में एरर है। क्योंकि सिंटैक्स क्या कहता है, इफ के तुरंत बाद एल्स लिखो, या आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हो, एल्स विदाउट इफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अगर आप बीच में कोई प्रिंटफ की लाइन लिखते हो, तो ये इफ और एल्स इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, जो लिंक है, वो आप ब्रेक कर रहे हैं, तो ये भी नहीं चलेगा, इट इज अगेंस्ट आर सिंटैक्स। और इस वजह से यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगा। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? कुछ नहीं याद रहा फिर भी लव स्टोरी याद रखना, ठीक है। जहाँ पे एक बंदा बहुत ही प्रैक्टिकल है, दूसरा बहुत ही इमोशनल है, तो जो इमोशनल है उसी को कंसिडर करना कि ये बहुत ही, अभी क्या वर्ड यूज किया था मैंने, देखो ये रिलेशनशिप और हमारा दूर दूर तक संबंध नहीं है, पजेसिव, राइट। तो जो इमोशनल बंदा है वो पजेसिव भी है, एंड दैट इमोशनल बंदा इज नथिंग बट योर एल्स ब्लॉक, ठीक है। सीरियसली, मतलब आप वहां पे हंस रहे हो या आपको बोर हो रहा है, बहुत ही बोर एग्जाम्पल था क्या? नहीं ना, आई जस्ट होप कि आपको ये एग्जाम्पल, बेसिकली ये कंसेप्ट याद रहेगी। एग्जाम्पल तो ठीक है, आप और एग्जाम्पल्स बना लेना। हाँ, कंसेप्ट क्लियर है, याद रहेगा, ओके। हाँ, ठीक है, चलो। तो एक कोड हम करके देखते हैं, ठीक है। आज ही आप सबने वोट किया है, तो थोड़ा सा वोटिंग के बारे में ही कोड कर लेते हैं। यस, सो हैश इंक्लूड stdio डॉट h void main। तो हाँ, अगर
किसी भी इंसान को वोट करना है तो उसका एज कितना होना चाहिए? परफेक्ट। 18 प्लस एज रहेगा तो वो पर्सन, जो भी पर्सन है वो वोट कर सकता है। अब आपको चेक करना है, आपके पास जो भी पर्सन आएगा वो पर्सन वोट कर सकता है या नहीं। बेसिकली, इज इट इज ही एलिजिबल टू वोटिंग और नॉट, ये चेक करना है। ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की जरूरत है, क्योंकि आपको एक कंडीशन चेक करनी है और उसके बेसिस पे डिसीजन देना है, राइट? तो यहाँ पे हमें इफ एल्स यूज करना होगा। सो माय क्वेश्चन इज, इफ में कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर आपको ये बताना है दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, यहाँ पे मैं मैसेज भी टाइप करके रखती हूँ, दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, there you go. So condition will be age greater than or equals to 18. तो अगर आपके पास जो भी पर्सन है उसका एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, तो हमारा मैसेज क्या प्रिंट होगा? दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब यहाँ पे मैं एज ग्रेटर देन 18 ऐसा भी लिख सकती हूँ क्या? तो यस, अगर मैं एज ग्रेटर देन 18 लिखती हूँ, आपके पास जो पर्सन है उसका एज है 18। ठीक है, तो ये पर्सन वोट नहीं कर सकता, ऐसा है क्या? आप ही बताओ। नहीं, जिस पर्सन का एज 18 है वो भी वोट कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे क्या चेक होगा? 18 ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू है क्या? 18 ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन ट्रू है क्या? नो। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बेसिकली अपना आंसर गलत हो जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे एज ग्रेटर देन 18 ये कंडीशन नहीं लिख सकते। फिर हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एज ग्रेटर देन 17। तो 17 ग्रेटर देन 70 कंडीशन फॉल्स ही होनी चाहिए, क्योंकि 17 एज अगर किसी पर्सन का है तो वो वोट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके एज वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है 18, सो 18 ग्रेटर देन 17, कंडीशन ट्रू है क्या? तो यस, अब हमारा आंसर करेक्ट आएगा, दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। या फिर हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं? 18 इज ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो एज ग्रेटर देन 17 लिखो या फिर एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 लिखो, दोनों भी कंडीशंस वैलिड है। अब ये हो गया अगर पर्सन एलिजिबल फॉर वोटिंग है तो। अगर आपका पर्सन नॉट एलिजिबल है तो फिर वो कोड हमें क्या पे लिखना होगा? कौन से सेक्शन में हम बताएंगे दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग? परफेक्ट, वी विल राइट इट इन दी एल्स ब्लॉक। सो एल्स ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स में अपना ये मैसेज आएगा, this person is not eligible for voting. As we know, जब भी हम कोड सेव करेंगे एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी, तो एक्सटेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्सटेंशन शुड बी डॉट सी। ठीक है, पहले कंपाइल एंड देन रन। सो दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्यों? क्योंकि एज हमने 18 दिया था। अगर यहाँ पे हम एज लिखते हैं 15 एंड देन इफ वी एग्जीक्यूट, it will give this person is not eligible for voting. क्लियर है? यस।
तो ये अपना if else का सिंपल सिंटैक्स था। अब यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए है या नहीं, इसे हम निकाल सकते हैं क्या? ये जो चीजें हैं वो हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आज नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज हमें एक और पॉइंट डिस्कस करना है, नोन एज नेस्टेड इफ एल्स। अब ये नेस्टेड इफ एल्स वगैरह सिर्फ कहने के लिए है, कुछ भी अलग नहीं है। जो इफ एल्स हमने अभी लिखा ना, वही इफ एल्स दूसरे इफ के अंदर लिखेंगे। अब ये नेस्टेड इफ एल्स का चक्कर क्या है? स्क्रीन विजिबल है क्या एवरीवन? हाँ, मतलब नेटवर्क वैसे अच्छा है मेरा। एक बार साक्षी नेटवर्क चेक करो या फिर रीजॉइन करो, ठीक है? यस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या रहेगा? लेट अस सी। यहाँ पे आएगा आपका इफ में कंडीशन, एज वी नो इफ को कंडीशन नहीं इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्टेड रहती है, और हम यहाँ पे कंडीशन भी चेक करेंगे फिर भी उसे इंटीजर वैल्यू ही मिलने वाली है। आई ठीक है। देन इस इफ में हमने फिर से लिखा इफ, देन कंडीशन, फिर इससे रिलेटेड कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन, इसका एल्स ब्लॉक अगर है तो लिखना है। अगर एल्स ब्लॉक लिखना ही नहीं है या पता ही नहीं है फिर भी लिख रहे हो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। सो इफ कंडीशन, इसके अंदर एक और इफ ब्लॉक कंडीशन एल्स, देन अगेन यहाँ पे आएगा आपका एल्स ब्लॉक, और इस एल्स ब्लॉक के अंदर भी हम लिखेंगे इफ एल्स कंडीशन। एक मिनट, ये अगर मैं टाइप करूंगी तो और अच्छा रहेगा। सो इफ, यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन, डू दिस। अगर कुछ मैसेज है तो डू दिस बोलो, अदरवाइज अभी के लिए सिर्फ सिंटैक्स देखते हैं। इफ कंडीशन, अगेन यहाँ पे आएगा इफ कंडीशन, देन यहाँ पे एल्स, ये इफ क्लोज हो गया, जो फर्स्ट ओपन हुआ था वो यहाँ पे क्लोज हो गया। देन इस इफ के लिए हमें एल्स ब्लॉक लिखना है, देन इस एल्स ब्लॉक के अंदर हो सकता है एक और इफ की कंडीशन है। सो यूजिंग इफ अगेन हम कंडीशन चेक करेंगे। अब देयर आर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे सिर्फ इफ ब्लॉक है, इस इफ के लिए कोई एल्स नहीं। सो दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स। ओके, इस इफ के अंदर आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट अगर आपको कुछ भी लाइन ऑफ कोड लिखना है आप लिख सकते हो, बस वो ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। सिंटैक्स क्लियर है? इफ के अंदर इफ एल्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स रखते हैं, डब्बे के अंदर डब्बा रखते हैं, वैसे ही एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स रख दिया, दूसरे एल्स के अंदर एक और इफ एल्स रख दिया। दिस इज नथिंग बट नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है? एक एग्जाम्पल दिखाओ, शायद एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो सकता है। यस, सो लेट अस सी। हैश इंक्लूड stdio डॉट h void में। अब अभी के लिए अज्यूम करो आपको क्या करना है, प्रिंट 1 to 3 नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है? 1 2 3 इन तीनों में से आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है।
अगर नंबर 1 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ONE 1। बेसिकली वर्ड फॉर्मेट में जो भी नंबर है वो प्रिंट होगा। आपके पास अगर नंबर 2 है तो प्रिंट होना चाहिए TWO 2। नंबर अगर 3 है तो प्रिंट होना चाहिए THREE 3। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? सो प्रिंट numbers in words. Example, 1 is equals to 1, 2 is equals to 2। ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले नंबर स्टोर करना होगा। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए नंबर स्टोर किया है 2। ठीक है, तो मुझे बताओ इफ में पहले कंडीशन क्या चेक होनी चाहिए? अगर आपको पता है कि 1 to 3 में से कोई तो नंबर आ सकता है, तो फर्स्ट इफ में आप क्या चेक करोगे? ओके, ओके। अब आपको ये सामने दिख रहा है कि नम वेरिएबल में मैंने 2 वैल्यू स्टोर की है, लेकिन नॉट नेसेसरी हर बार वैल्यू 2 रहेगी। वैल्यू 1, 2, 3 इन तीनों में से कुछ भी रह सकती है। तो अब बताओ इफ में आप क्या चेक करोगे? नॉन जीरो नंबर। ठीक है जया। n ग्रेटर देन 0। ओके, नेचुरल नंबर। ओके, देखो मैंने क्या कहा, अगर नंबर 1 है तो 1 प्रिंट होना चाहिए, राइट? तो आपका काम क्या रहेगा, इस नम वेरिएबल में सच में 1 स्टोर है क्या? तो नम वेरिएबल की वैल्यू 1 है क्या, ये अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे? नम वेरिएबल में 1 वैल्यू स्टोर है या नहीं? बेसिकली नम वेरिएबल की वैल्यू 1 है क्या? अरे बेटा ये 1, यहाँ पे जैसे आपने 2 स्टोर किया वैसे 1 भी स्टोर कर सकते हो ना। आपको चेक करना है नम वेरिएबल में 1 वैल्यू स्टोर है क्या, तो कैसे करोगे? ओके, हाँ। सौम्या, सच में आपका नाम सौम्या है? ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ कि मैम नहीं समझ रहा। कंपल्शन नहीं है कि आपको समझना ही चाहिए अगर मैं बोल रही हूँ तो। मेरा क्वेश्चन क्लियर है क्या? आपको चेक करना है नम वेरिएबल की वैल्यू 1 है या नहीं। बेसिकली 1 है क्या, कैसे चेक करोगे? ओके, अपने पास एक रिलेशनल ऑपरेटर है, एग्जैक्टली इक्वल टू, याद है? इक्वल टू और एग्जैक्टली इक्वल टू में बस एक इक्वल टू का डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं गलती से वो एक इक्वल टू भूल जाती हूँ ना, तो इसका मीनिंग होता है असाइनमेंट। वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। तो यहाँ पे तो मैंने नम वेरिएबल में 2 स्टोर कर दिया, लेकिन अगर मैं इफ में लिखती हूँ नम इज इक्वल्स टू 1, तो ये याद रखना कि नम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी। चाहे तो ट्राई करके देखो, ठीक है?
सो इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू। जब आप 2 टाइम इक्वल्स टू का साइन दोगे तो उसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या चेक होगा, नम वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो एग्जैक्टली 1 है क्या। ओके, इस नम वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है तो आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ हम प्रिंट करेंगे ONE 1। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? यस एवरीवन, इज इट क्लियर? यस। अब आपने चेक किया नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है क्या, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ की कंडीशन फॉल्स होने पे हम कौन से ब्लॉक में जाएंगे, एल्स ब्लॉक, करेक्ट। लेकिन आप कभी भी एल्स ब्लॉक के आगे कंडीशन नहीं लिख सकते हो, यू कैन नॉट चेक कंडीशन यूजिंग एल्स। ठीक है, अगर आपको कंडीशन चेक करनी है तो वी हैव टू यूज इफ। तो अब हम एल्स ब्लॉक में आएंगे, क्यों? क्योंकि नम की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 नहीं थी। फिर एल्स ब्लॉक में अगेन यूजिंग इफ हम चेक करेंगे नम की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है क्या। ठीक है, इफ नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2, अगर नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज क्या होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर we will print the 2 in words। ओके, लेकिन अगर बाय एनी चांस ये इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो इस इफ के लिए जो रिस्पेक्टिव एल्स ब्लॉक रहेगा वो एग्जैक्टली उसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, सो एल्स में अगेन हम चेक करेंगे इफ आपका नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 है क्या। इफ योर नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 then you will print the value 3। ठीक है, लेकिन अगर आपका नंबर 3 भी नहीं है तो अब हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी वो सिर्फ 1 to 3 नंबर्स के लिए थी। सो 1 2 3 ये तीनों नंबर्स के लिए तो हमने कंडीशन लिख दी, लेकिन अगर इफ नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक में हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंटफ नो रिलेवेंट डेटा फाउंड। बेसिकली आप इनवैलिड नंबर ऐसा भी मैसेज दे सकते हो। ठीक है, ये बस हमने बहुत ही टेक्निकल कर दिया, नो रिलेवेंट डेटा फाउंड वगैरह। तो ये जो स्ट्रक्चर है एल्स के अंदर इफ एल्स, अगेन एल्स के अंदर इफ एल्स, दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर है? सो जैसे मैंने कहा कि इफ के अंदर भी इफ एल्स होना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। इफ की कंडीशन चेक की, जो डिसीजन था वो बता दिया। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में एंटर करेंगे, बट एज वी नो यूजिंग एल्स कंडीशन चेक नहीं कर सकते तो हम यूजिंग इफ ही कंडीशन चेक करेंगे, जो रिजल्ट है वो प्रिंट करेंगे। ये भी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फिर इस एल्स ब्लॉक में अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन है इफ, चेक की नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 है क्या, इफ यस तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बस ये समझना जरूरी है, ये जो इफ आपने लिखा है, ठीक है, इस इफ का जो एल्स ब्लॉक है वो एल्स ब्लॉक ये है। देन यहाँ पे जो आपने इफ ब्लॉक लिखा, इस इफ ब्लॉक का एल्स ब्लॉक ये है, एंड इस इफ का एल्स ब्लॉक ये है। जब हम नेस्टेड इफ एल्स लिखते हैं तो देयर आर चांसेस कि बहुत कंफ्यूजन हो सकता है ब्रैकेट्स की वजह से। तो हमेशा ध्यान में रखना कि आप इस तरीके से इंडेंटेशन फॉलो कर रहे हो, क्योंकि इंडेंटेशन की हेल्प से ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट कौन से इफ से कौन सा एल्स बिलोंग करता है ये चीजें फटाक से समझ में आती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, राइट, इफ और एल्स एक ही लाइन में स्टार्ट हो रहे हैं, इवन उनके ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी एक ही लाइन में है।
तो ये इंडेंटेशन आपके नेस्टेड इफ एल्स में बहुत काम की चीज है। क्लियर है एवरीवन? नेस्टेड इफ एल्स डॉट सी। अब नम वेरिएबल में मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू स्टोर की है। इफ वी एग्जीक्यूट दिस, here you can see 2। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की 1 एंड इफ वी एग्जीक्यूट दिस, इट विल प्रिंट 1। ओके, अब इफ एल्स में जो काम हम करते हैं वो बहुत ही आसान होता है फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो मैं अभी फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करूंगी, तो आप सुन सकते हो या कल लैब सेशन में कवर करोगे? मतलब आज आपकी रिप्लाई नहीं आ रहे, तो मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ कि आप नींद में तो नहीं हो। ये पूरा कोड है। राहुल, आज आपने पहली बार ज्वाइन किया है क्या? ओके, तो ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो डेव सी प्लस प्लस है। बस एक रिक्वेस्ट है राहुल कि प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी देख लेना, ठीक है? यस। चलो, सो लेट अस सी फ्लो चार्ट। तो जो कोड आपने लिखे हैं उसी के लिए मैं आपको फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपको वो जल्दी समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले अपने पास जो इंफॉर्मेशन थी, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, ये चेक करना था, राइट? तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होने वाली थी? नंबर। तो आपके नम वेरिएबल में कुछ तो वैल्यू रहेगी। देन आप कंडीशन चेक कर रहे थे। जो भी कंडीशन होती है वो फ्लो चार्ट में हम इस डायमंड शेप में देते हैं, ठीक है? सो आपने कंडीशन क्या चेक की? आई एम रियली सॉरी, हमने एज वेरिएबल लिया था ना। सो पर्सन इज एलिजिबल टू मैरी और नॉट, ये चेक करने के लिए हमें चाहिए उस पर्सन का एज। फिर आपने कंडीशन क्या चेक की? उस पर्सन का एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है क्या, राइट? अगर पर्सन का एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, इसका मतलब आपकी कंडीशन ट्रू है। इसे ही हम बोल सकते हैं यस। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो आपने एक सिंपल मैसेज प्रिंट किया। और मैसेज क्या किया था प्रिंट? पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ये कंडीशन फॉल्स होती है। दैट मीन्स इसका आंसर आपको मिलता है नो। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा नॉट एलिजिबल। ओके, ये सबको क्लियर है एवरीवन? देन जो हमने सेकेंड कोड लिखा उसके लिए फ्लो चार्ट देखें। अब जो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू प्रेजेंट थी वो थी नंबर। तो अपने पास जो डेटा प्रेजेंट होने वाला था वो डेटा था नंबर। सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले थे? अब
ये डिसीजन क्यों लिया कि हम चेक करेंगे नंबर ग्रेटर देन नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है क्या? क्योंकि अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही क्या कह रहा था कि भाई 1 से चेक करो, राइट? 1 टू 3 सारे नंबर्स होने वाले हैं, तो रैंडम नंबर्स को चेक करके फायदा है क्या? नहीं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो हमें भी क्लैरिटी रहेगी। दैट्स व्हाई पहले यहाँ पे चेक करेंगे नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है क्या? अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है यस, दैट मीन्स योर कंडीशन इज ट्रू, तो आप मैसेज क्या प्रिंट करोगे? 1। अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है नो, दैट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स, तो आप फिर से एक और कंडीशन चेक करोगे और वो कंडीशन क्या रहेगी? नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है क्या? अगेन इसका आंसर अगर आपको मिल जाता है यस, दैट मीन्स आंसर इज ट्रू, तो यहाँ पे आप मैसेज क्या डिस्प्ले करोगे? 2। अगर इसका आंसर आपको मिल जाता है नो, दैट मीन्स फॉल्स, आपके नम वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 नहीं है, तो अगेन हम एक और कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन रहेगी नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 है क्या? अगेन इसका आंसर अगर आपको मिल जाता है यस, तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे 3। अदरवाइज यहाँ पे हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे? इफ आंसर इज नो, दैट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स, तो मैसेज क्या प्रिंट करेंगे? इनवैलिड नंबर या फिर डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, सो दिस इज नोन एज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की हेल्प से आपकी जो इफ एल्स के असाइनमेंट है, इफ एल्स के क्वेश्चन है, वो आप और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो भी पार्ट आपने एज ए ट्रू या फिर एज ए एस लिखा है इन फ्लो चार्ट, वो सारा पार्ट आपके इफ ब्लॉक में रहता है। ठीक है, और जो भी पार्ट आपने नो या फॉल्स के अंडर लिखा है, वो सारा पार्ट आपके एल्स ब्लॉक में आता है। तो आप अगर ये फ्लो चार्ट और अपना कोड देखोगे तो सेम तरीके से अपना कोड हुआ है, राइट? जो भी कंडीशन ट्रू में है वो इफ में आएगी, अदरवाइज पूरा कोड अपने फॉल्स में जो भी है वो पूरा कोड अपने एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? यस, सो कल आपको आपके इफ एल्स की फर्स्ट असाइनमेंट मिल जाएगी। फर्स्ट असाइनमेंट एक्चुअली मैंने जो असाइनमेंट 0 शेयर की थी वो है। देन आज आप कल आपको ईफेल्स टॉपिक पे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, शायद 2 असाइनमेंट शेयर कर देंगे एक साथ। तो असाइनमेंट्स सॉल्व करना स्टार्ट करो। सजेशन है या फिर कंपल्शन भी समझ सकते हो, जब भी ईफेल्स के असाइनमेंट्स सॉल्व करोगे तो कंपल्सरी आपको पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ करना ही है। ठीक है, ओके, यस। लैब कौन सा भी है? यस जया, चलेगा। ओके, चलो देन शैल वी स्टॉप? नॉट नेसेसरी, सेम ही होता है ऐसा नहीं। देखो कैसे होता है, हर एक ट्रेनर रिस्पॉन्स के हिसाब से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताते जाता है। ठीक है, तो अगर आपको टाइम की वजह से सिर्फ एक ही लैब सेशन मैनेज हो रहा है, तो एक सेशन लाइव अटेंड करो, दूसरे की एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देख लेना फास्ट फॉरवर्ड में। हाँ, अगर आप मतलब पेड मेंबर नहीं हो तो रिकॉर्डिंग के एक्सेस नहीं मिलते हैं। तो ट्राई करो कि आप पूरी तरीके से लैब अटेंड नहीं करोगे, लेकिन एटलीस्ट लिसनिंग मोड में रह सकते हो, सो दैट अगर कुछ कंसेप्ट एक्स्ट्रा की कान पे पड़ जाती है तो आप सुन लेना। ओके, यस, चलो, बाय एवरीवन, गुड नाइट।